तकरीबन पूरे पश्चिम बंगाल में अप्रैल महीने तक 500 मीटिंगों का प्लान हम लोगों ने बनाया। गांव देहात में मीटिंग होगी, ब्लॉक में मीटिंग होगी, सब डिवीज़न में मीटिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मीटिंग होगी। करीबन अप्रैल महीने तक 500 मीटिंगा हम लोग वेस्ट बंगाल में ले रहे हैं। और इस संदर्भ में अलग अलग कम्युनिटी के जो हमारे प्रचारक है, जो हमारे प्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में लगाई जा रही है। साथियों, जो देश के हालात और परिस्थिति है बहुत ही गंभीर है और देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता उतने गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए हम लोगों को नजर नहीं आ रहे। प्रतिदिन दुश्मन षड्यंत्र कर रहा है, नए नए हथकंडे अपना रहा है। हम कार्यकर्ताओं को दुश्मन के चरित्र को ध्यान में रखकर, दुश्मन के षड्यंत्र को रखकर हम लोगों ने अपनी गति बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो गति बढ़ते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुश्मनों का काम जो है दुश्मनी करना। हम कार्यकर्ताओं का कार्य है समाज में दुश्मन का सर कुचलने के लिए समाज को तैयार करना है। दुश्मन दुश्मनी करेगा तभी हम उसको दुश्मन कहलाएंगे। तो दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, वो तो दुश्मनी करेगा ही, वो तो षड्यंत्र करेगा ही। हमारा काम है कि दुश्मन का सर कुचलने के लिए समाज को तैयार करना है। और समाज को वही व्यक्ति तैयार कर सकता है जो व्यक्ति जागरूक होता है। अगर हम लोग जागरूक लोग हैं, दोस्त और दुश्मन की पहचान अगर सबसे पहले अगर हम लोगों को उसकी जानकारी मिली है, तो ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है कि हम लोग दुश्मन का सर कुचलने के लिए समाज को तैयार करें। जिनको जानकारी है, जिनका दायित्व है, जो जागरूक है, अगर वही व्यक्ति अगर कार्य नहीं करेगा, तो जिनको दुश्मन के बारे में या अपने इतिहास के बारे में ABCD मालूम नहीं है, उनसे आप लोग अपेक्षा करेंगे कि समाज में वो आंदोलन करेंगे? उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती जो लोग जागरूक नहीं हैं। जो जागरूक है अगर वह कार्य नहीं करेंगे, और जो जागृति नहीं है, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, उनसे अपेक्षा नहीं रखी जा सकती कि वो लोग समाज को सही दिशा देंगे। हमारे समाज का जो कैरेक्टर बनाया हुआ है दुश्मन ने, कि छोटे छोटे बिंदु को हमारा समाज सेंट्रलाइज लिया हुआ है। उसको लगता है कि गरीबी हमारी मूल समस्या है, भुखमरी हमारी मूल समस्या है, नौकरी हमारी मूल समस्या है, रोजगार हमारा मूल समस्या है। ये तो समाज का कैरेक्टर है, ये तो समाज की समझ है, ये तो समाज की अंडरस्टैंडिंग है। रोड नहीं है, पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, छोटे छोटे बिंदु में हमारे समाज को सेंट्रलाइज किया है। ये हमारे समाज की एक अंडरस्टैंडिंग है, एक कॉमन मैन की एक समझ है।
लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये हमारे समाज की समस्या नहीं है। हमारे समाज की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वो ये है कि हमारा समाज अजागरूक है, दिशाहीन है, असंगठित है, अज्ञानी है, नेतृत्वहीन है और प्रतिनिधित्व विहीन है। जो बातें आपको बताई जा रही, ये हमारी मूल समस्या है। ये तो गरीबी, भूखमरी, लाचारी, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, छात्र युवाओं की समस्या, मजदूरों की समस्या, नौकरियां समाप्त हो रही, रिजर्वेशन समाप्त हो चुका है, ये समस्या है, परिणाम है, ये कारण नहीं है, ये परिणाम है। और हर परिणाम के पीछे एक कारण है, हर परिणाम के पीछे एक कारण होता है। लेकिन प्रमुख अगर हमारे समाज की अगर कोई महत्वपूर्ण अगर समस्या है, सबसे बड़ी अगर समस्या है, तो वो समस्या है कि हमारा समाज अज्ञानी है, अजागरूक है, दिशाहीन है। जो बातें हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे समाज में हजारों समस्याएं निर्माण हुई, इतनी समस्याएं निर्माण की कि आप अगर समस्या का समाधान करना अगर चाहोगे तो समस्या की लिस्ट बनानी पड़ेगी। समस्या की अगर लिस्ट बनाओगे तो नंबर 1 की समस्या को हाथ में लेना होगा। चलो नंबर 1 की समस्या छुड़ा दी आपने, गरीबी खत्म कर दी, तो दूसरी समस्या लाइन पर खड़ी है, वेटिंग पर है। चलिए दूसरी समस्या का आपने समाधान किया तो तीसरी समस्या वेटिंग पर है। इंसान की जिंदगी 65 से 70 साल तक है, फिर मर जाता है, फिर कोई महापुरुष पैदा होता है और उनको अक्ल आने के लिए, समझदारी आने के लिए 25 साल लग जाते हैं। पैदा हुआ तो समझदारी आने के लिए 25 साल लग जाते, फिर 25 साल के बाद समाज का काम शुरू करता है, फिर इंसान की उम्र 65 साल 70 साल की होती है, मतलब वो 30 से 35 साल तक काम करता है, फिर मर जाता है, फिर कोई महापुरुष पैदा होता है, फिर उसको अक्ल आने में 25 साल लग जाते। यही तो हो रहा है समाज में। हजारों समस्या है, उन समस्याओं को लेकर हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों का मनोविज्ञान ऐसे बनाया गया कि छोटे छोटे बिंदु में हमारे समाज के लोग जो है वो गिरे हुए, फंसे हुए। उनको लगता है हमारे वार्ड में रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उनको लगता है यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, उसके ही लिए लड़ते रहेंगे। उनको किसी समाज की सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम होती है तो वो उसके ही लिए लड़ते रहेंगे, उनको लगता है यही मुख्य समस्या है। कितने लड़ते, जिंदगी लगा देते, कितने लड़ते, लाठी खाने तक लड़ते, कितने लड़ते, जेल जाने तक लड़ते। इस देश में हजारों समस्याओं का सिर्फ संचय बनते जा रहा है, समाधान किसी भी समस्या का नहीं हुआ, सिर्फ संचय बनते जा रहा है। साथियों, हमें बताया गया 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अगर सही में अगर देश आजाद हुआ तो हमारी समस्या नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन आज हजारों समस्याएं हमारी निर्माण हुई। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए।
इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, क्या गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे वो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का आंदोलन था या डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री? एक है देश आजादी का आंदोलन, दूसरा है देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन। भारत में दो आजादी के आंदोलन चले, एक देश आजादी का आंदोलन और एक देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन। देश आजादी का आंदोलन गांधी जी ने सफल किया, लेकिन देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, बाबा साहब आम्बेडकर, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, ये लोग जो देश में रहने वाले लोगों के आजादी का जो आंदोलन चला रहे थे वो अभी तक सफल नहीं हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि देश में रहने वाले जो लोग हैं वो आजाद ना होने की वजह से क्या हुआ कि गुलाम भारत में जो समस्या नहीं थी, आजाद भारत में पैदा हुई। अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था। गुलाम भारत में जो समस्या नहीं थी, आजाद भारत में निर्माण हुई। गुलाम भारत में 11 करोड़ लोग गरीबी में थे, आजाद भारत में 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए। 83 करोड़ का मतलब 83 करोड़ लोग प्रधान, सरपंच फॉर्म नहीं भर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, अनामत रकम नहीं भर सकते, जिला पंचायत, विधि पालिका, विधानसभा, सांसद दूर की बात है। 83 करोड़ लोग भारत के आज प्रधान की का या सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब 83 करोड़ लोगों को चुनाव प्रक्रिया से बेदखल कर दिया। अंग्रेज काल में 11 करोड़ लोग गरीबी में थे। अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था, चलो मान लेते 11 करोड़ लोग गरीबी में थे। आज आजाद भारत में 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए। अंग्रेज काल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, आजाद भारत में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। और आज वर्तमान में सिंधु बॉर्डर पर किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं। टीवी पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही आंकड़े नहीं हैं। बहुत सारे किसानों की उधर हत्याएं हो रही है और ये हत्या इस देश की सिस्टम कर रही है। कोई बारिश की वजह से मर रहा है, कोई ठंड की वजह से मर रहा है, कोई भूख खाना नहीं मिल रहा है इस वजह से मर रहा है। यह हत्या है। अभी भी सिंधु बॉर्डर पर लगे हुए किसान, लोग कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और उस कृषि प्रधान देश के किसान की यह परिस्थिति है। जो एमएसपी हटाने का जो मामला है, यह क्या है? टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी के घर भरने का मामला है। इससे किसान का तो नुकसान होगा ही, लेकिन जनता का नुकसान होगा। 40-50 रुपए केजी की जो फूल गोभी होती है वो 100-200 रुपए केजी बन जाएगी, तो हम भी खरीदने लायक नहीं रहेंगे। कोई टमाटर 30-40 रुपए केजी मिल रहे हैं, वो 100-200 हो जाएंगे, हम भी खरीदने लायक नहीं रहेंगे। साथियों, गुलाम भारत में अंग्रेजों का राज था, एक भी महिलाओं के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ। अंग्रेज काल में हम जंगलों में थे, आदिवासी लोग, कुछ लोगों के साथ में अछूत का व्यवहार होता था, गांव के बाहर रहते थे। जो शूद्र थे वो गांव के अंदर थे। भारत गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, लेकिन एक भी महिला के ऊपर बलात्कार नहीं हुआ। अंग्रेज काल में आजाद भारत में हर 5 मिनट के अंदर महिला के ऊपर अत्याचार होता है। अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था। गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था, आजाद भारत में नक्सलवाद आया।
गुलाम भारत में आतंकवाद नहीं था, आजाद भारत में आतंकवाद आया। गुलाम भारत में जब अंग्रेजों का राज था और ब्राह्मणों ने मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर हमको शिक्षा से वंचित रखा था, अंग्रेजों ने 1813 में शिक्षा का निर्माण किया था। लेकिन आज संविधान में शिक्षा का अधिकार है, लेकिन राइट टू एजुकेशन का कानून बनाकर हमारे समाज का मेरिट खत्म कर दिया। जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी, वो समस्या आजाद भारत में निर्माण हुई। ये समस्या किसने निर्माण की? अगर अंग्रेज आज अगर भारत में होते तो हम कैसे कह सकते थे कि हमारी समस्या अंग्रेजों ने निर्माण की? लेकिन ये समस्या निर्माण किसने की? कौन लोग है वो? इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि वो लोग कौन है, जिस वजह से इतनी सारी समस्याएं निर्माण हुई। साथियों, 2 सितंबर 1946 को जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री। उसके बाद में संविधान सभा का चुनाव हुआ। गांधी जी जो देश आजादी का आंदोलन चला रहे थे, गांधी जी ने ऐलान किया, मिस्टर आंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। जो समस्या अंग्रेज काल में नहीं थी, वो आजाद भारत में कैसे निर्माण हुई और किसने निर्माण की, उसकी कहानी बता रहा हूं, ताकि बीमारी कहां से शुरू हुई तो इलाज करना संभव हो जाएगा। गांधी जी ने ऐलान किया, क्योंकि क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के बाद में आदिवासी का इस समाज में कोई नेता नहीं था। उस वक्त 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई, उसके बाद में कोई नेता नहीं था। रहा सवाल जयपाल सिंह मुंडा जी का, जो 1925 में हॉकी टीम के कप्तान थे, फॉरेन एजुकेशन लिए हुए थे, इंडिया के हॉकी टीम के कप्तान थे, इस वजह से नॉमिनेट किया गया। अगर नहीं होते तो उनका भी नंबर नहीं होता कहीं पर लिस्ट में। मामला समझ रहे हो ना? उदाहरण को समझो, कुछ चीजें जो बताई जा रही है। वो हॉकी टीम के कप्तान थे, 1925 में फॉरेन एजुकेशन लिए हुए थे, इस वजह से नॉमिनेट। नहीं तो उनको भी नॉमिनेट नहीं करते थे। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी के बाद में हमारे समाज में कोई लड़ झगड़ने वाला कोई व्यक्ति था क्या? कोई था व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कोई आंदोलन चलाया बिरसा मुंडा जी के बाद में? बाबा साहब आंबेडकर थे, लड़ाई लड़ रहे थे। जब गांधी जी ने ऐलान किया कि मिस्टर आंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है, तो बंगाल के लोगों ने, यह बंगाल साधारण भूमि नहीं है, यह ऐतिहासिक भूमि है, यहां के लोग क्रांतिकारी लोग हैं। लेकिन क्रांतिकारी लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि क्रांति का उपयोग कहां और किधर करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे लोग कभी कभी ज़्यादा ही क्रांतिकारी होते हैं, और इतने होते कि दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ने के बजाय आपस में ही टकरा देते। इतने क्रांतिकारी ये बंगाल के लोग क्रांतिकारी लोग हैं, ऐतिहासिक लोग हैं। ये कर्जा है हमारे ऊपर, पूरे भारत के ऊपर बंगाल के लोगों का कर्जा है। अगर बंगाल के लोगों ने अगर बाबा साहब आंबेडकर को चुनकर अगर भेजा नहीं होता तो संविधान का निर्माण नहीं होता, और ना मैं यहां पर होता और ना आप यहां पर होते। ये बंगाल के लोगों का कर्जा है पूरे भारत के ऊपर। जब यह ऐलान गांधी जी ने किया तो बंगाल में फजलुल हक की प्रजादशक पार्टी थे, 2 कैबिनेट मंत्री थे, एक मलिक थे और दूसरे जोगेंद्र नाथ मंडल।
मलिक ने बाबा साहब आम्बेडकर को चिट्ठी लिखी और बंगाल बुलाया, और पहले व्यक्ति है जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्होंने खुद का इस्तीफा दिया और बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा। अभी का विधायक देगा इस्तीफा? देगा? हाँ? अभी का विधायक देगा? अभी का सांसद देगा इस्तीफा? जोगेंद्रनाथ मंडल ने इस्तीफा दिया, तब जाकर बाबा साहब आम्बेडकर को अवसर मिला और बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में गए। इतना बड़ा कर्जा है। 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, खुलनार, जसोर, फिरोजपुर, बोरीसा। ये 4 जिला से जब चुनाव जीत कर गए तो गांधी जी ने प्लान बनाया, षड्यंत्र किया और ये 4 जिले पूर्व पाकिस्तान में दे दिया। अब पाकिस्तान बनने का क्राइटेरिया क्या था? पाकिस्तान बनने का क्राइटेरिया ये था कि जहां पर 51% हिंदू होंगे वो एरिया भारत में रहेगा। अब ये पूर्व पाकिस्तान में जो 4 जिले दिए, उस 4 जिला में 71% हिंदू थे। वो एरिया भारत में रहना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को चुनवा कर भेजे नमोशूद्राय लोग और मुस्लिम भाइयों ने। इसीलिए गांधी ने गुस्सा निकाला और 4 जिले पूर्व पाकिस्तान में दे दिया। लोग कहते हैं गांधी अहिंसावादी थे। यह अहिंसा है क्या? गुस्से में 4 जिले पूर्व पाकिस्तान को दे दिए। 71% हिंदू थे, दे दिए। और बाबा साहब आम्बेडकर को गांधी जी ने कहा, मिस्टर आम्बेडकर, संविधान लिखना है तो पाकिस्तान का लिखिए, जाइए, क्योंकि शरीर बाबा साहब का भारत में और सदस्यता पाकिस्तान में। शरीर भारत में, सदस्यता पाकिस्तान में। बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐलान किया, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर का आंदोलन एक जाति का आंदोलन नहीं था। बाबा साहब का आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन नहीं था। उसका उदाहरण है 18, 19, 20 जुलाई 1942 में जब बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर में जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जब अधिवेशन लिया तो 1500 जाति के लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट की जाति है सिर्फ 47। कितनी जाति है? 47 महाराष्ट्र में। और कितने लोग उपस्थित थे? 1500 जाति के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 75,000 लोग थे, 50,000 पुरुष थे, 25,000 महिलाएं थी। तो बाबा साहब का आंदोलन तो एक जाति का था नहीं, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे थे। 1500 जाति के प्रतिनिधि शेड्यूल कास्ट के बाबा साहब के साथ में जुड़े हुए थे। तब ना जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बंगाल से चुनवा कर भेजा। अगर बाबा साहब का जाति का या क्षेत्रीय आंदोलन होता तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी से कोई रिश्ता होता क्या बाबा साहब का? चलो मेरा ही उदाहरण पकड़ लो, मेरा कोई ब्लड रिलेशन वाला है क्या इस पश्चिम बर्धमान में? है? कोई नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर आया हूं तो यह ऑब्जेक्टिव रिलेशन है। मैं जिस मकसद के लिए काम कर रहा हूं, यहां के कार्यकर्ता उसी मकसद के लिए काम कर रहे, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिलेशन। जोगेंद्रनाथ मंडल जी और बाबा साहब आम्बेडकर के ऑब्जेक्टिव रिलेशन थे। और ऑब्जेक्टिव रिलेशन ये ब्लड रिलेशन से बहुत बड़े होते हैं, डेंजर होते हैं। जो बातें बताई जा रही साथियों, ये गुस्सा गांधी जी ने निकाला और 4 जिले पूर्व पाकिस्तान में दे दिए और बाबा साहब को कहा कि मिस्टर आम्बेडकर, अगर संविधान का निर्माण करना चाहते हो तो पाकिस्तान का करो। बाबा साहब का शरीर भारत में, सदस्यता पाकिस्तान में। बाबा साहब का राष्ट्रव्यापी संगठन था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। बाबा साहब आम्बेडकर ने निर्णय लिया, मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं देता जो हमें संवैधानिक सुरक्षा ना दे। जो हमें संवैधानिक सुरक्षा नहीं देगा, ऐसे मैं किसी भी संविधान को मान्यता देने वाला नहीं हूं। तब जाकर
बाबा साहब ने जो ये संघर्ष किया, उसके बदौलत बाबा साहब आम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा। और जब बाबा साहब आम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बने, जैसे ही चेयरमैन बने और जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ तो जब बाबा साहब आम्बेडकर को अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, बाबा साहब आम्बेडकर ने टोटल आर्टिकल 395 लिखे। उनमें से 65 आर्टिकल्स बाबा साहब आम्बेडकर ने हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए लिखे। जिन ब्राह्मणों ने हमको शिक्षा से वंचित रखा था, बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको रिजर्वेशन इन एजुकेशन दिया। जिन ब्राह्मणों ने हमको संपत्ति से वंचित करके रखा था, तो हमारे लोगों को रिजर्वेशन इन एजुकेशन की वजह से दूसरा अधिकार मिला, रिजर्वेशन इन सर्विसेज। नौकरी की सैलरी आई, संपत्ति आई। फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन का अधिकार मिला, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स का अधिकार मिला। आर्टिकल 330 332 में सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, जो 26 जनवरी 1950 के पहले नहीं था। आर्टिकल 21 335 में शिक्षा का अधिकार, जो 1950 के पहले नहीं था। 15/4 16/4 में नौकरी का अधिकार, जो 1950 के पहले नहीं था। आर्टिकल 340 OBC के लिए रिजर्वेशन, जो प्रतिनिधित्व का अधिकार 1950 के पहले नहीं था। आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन, जो 1950 के पहले शेड्यूल कास्ट को नहीं था। आर्टिकल 342 में आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन, जो 1950 के पहले हम लोगों को, आदिवासियों को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं था। और SC ST OBC से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और जो सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए, उनको बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक रिप्रेजेंटेशन, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का अधिकार दिया। ये अधिकार मिले। संविधान में और एक संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने आदिवासियों के लिए बनाया, ना शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया, ना OBC के लिए बनाया, ना किसी अन्य समुदाय के लिए बनाया, लेकिन बाबा साहब ने आदिवासियों के लिए स्पेशल राइट्स दिए। इसलिए संविधान में और एक संविधान, आर्टिकल 244, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, स्वायत्त शासन, यानी आदिवासी का खुद का राज होगा। अगर भारत सरकार से 1 रुपया नहीं मांगना है, आदिवासी अपना राज खुद चलाना है, तो राज्य चलाने के लिए पैसा चाहिए। कहां से आएगा? 6वीं अनुसूची से, मालकियत का अधिकार। उसमें लिखा जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा, और जमीन के अंदर जितने भी धातु है सारे आदिवासियों के मालकी के हैं, उनके ओनर आदिवासी है। यह विशेषाधिकार दिया। यानी 1950 के पहले हमारे समाज में नेता नहीं था, कर्मचारी नहीं था, छात्र नहीं था। ये संविधान की वजह से नेता, कर्मचारी, छात्र निर्माण हुआ, जो पहले नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने अभ्यास किया, मैंने रात दिन मेहनत की, इस वजह से मैं नौकरी पर लगा, डॉक्टर बना, वकील बना, इंजीनियर बना, हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लिया, IIT IIM में गया, फॉरेन एजुकेशन लिया, IAS IPS IFS अधिकारी बना। बहुत लोग कहते हैं मैंने मेहनत की। इसका मतलब तुम तो विद्वान व्यक्ति हो भाई, मेहनत की। इसका मतलब खुद को आपने तैयार किया, आपकी लायकी तैयार की। तो आपके दादा परदादा नालायक थे क्या, जो चपरासी नहीं बन पाए और आप डॉक्टर बन गए मेहनत करके? मामला समझ में आ रहा है? तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे दादा तो पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से डॉक्टर बने नहीं। पूछो क्यों पढ़े लिखे नहीं थे? सवाल पूछो क्यों पढ़े लिखे नहीं थे? तो वो कहते हैं कि उनको शिक्षा उस वक्त नहीं थी। क्यों नहीं थी?
सवाल पूछने का। क्यों नहीं थी? तो जवाब आता है, जैसे जैसे आप पूछते जाओगे तो जवाब आता है कि उस वक्त हम SC ST OBC को, माइनॉरिटी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यह मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर हमको लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था। यह हमारे महापुरुषों की आंदोलन की बदौलत जो संविधान का निर्माण हुआ, उसकी बदौलत ये अधिकार मिले। आदमी विद्वान है, बुद्धिमान है, मेरिट में आया, रात दिन मेहनत कर रहा है, उसके नाम पर कोई अधिकार लिखा हुआ नहीं है। कोई संविधान में ऐसी कोई आर्टिकल ही नहीं है कि व्यक्ति के नाम पर कोई अधिकार लिखा हुआ। जो बातें आपको बताई जा रही, अधिकार है सोसाइटी के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर अधिकार नहीं है। इसलिए बामसेफ 1978 में निर्माण हुआ। आज 42 ईयर्स हो रहे, 42 साल हो रहे बामसेफ को। बामसेफ ये एम्प्लॉइज फेडरेशन है, लेकिन भारत में किसी भी एम्प्लॉइज के लिए बामसेफ काम नहीं करता, फिर भी लाखों जुड़ रहे हैं। बामसेफ एम्प्लॉइज फेडरेशन है, SC ST OBC के लाखों कर्मचारी बामसेफ के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन बामसेफ कर्मचारियों की किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं करता और ना ही उसके लिए बनाया गया। फिर भी लाखों कर्मचारी बामसेफ के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारी लेकर काम करते हैं। ये जो देशव्यापी संगठन बामसेफ का बना, ये कर्मचारियों के बदौलत बना, जिनके लिए बामसेफ कुछ नहीं करता। उन्होंने बामसेफ को देश भर में फैलाया। क्यों? कभी इसके बारे में सोचे हैं आप लोगों ने? साथियों, यह अधिकार सोसाइटी के नाम पर लिखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट के नाम पर लिखा हुआ है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर लिखा हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लास के नाम पर लिखा हुआ है। हम कितने बुद्धिमान और विद्वान हैं, इस नाम पर कोई अधिकार नहीं है। अगर ये शेड्यूल कास्ट के नाम पर है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर है, OBC के नाम पर है, इसका अर्थ यह है कि रिजर्वेशन इन एजुकेशन जो अधिकार मिला, ये किसके नाम पर मिला? सोसाइटी के नाम पर मिला। रिजर्वेशन इन सर्विसेज किसके नाम पर मिला? सोसाइटी के नाम पर मिला। रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसके नाम पर मिला? सोसाइटी के नाम पर मिला। रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स किसके नाम पर मिला? सोसाइटी के नाम पर मिला। मिला सोसाइटी के नाम पर, 100% लगाया परिवार के लिए, इज इक्वल टू सत्यानाश। क्यों सत्यानाश हुआ? हमारा क्यों सत्यानाश हो रहा है? क्यों अधिकार समाप्त हो गए? क्यों देश विकट परिस्थिति में चला गया? दुश्मन का काम दुश्मन जरूर करेगा। वो करेगा नहीं तो दुश्मन कैसे कहलाओगे? अगर आपका कोई दुश्मन है और आपके विरोध में कुछ नहीं करेगा, फिर भी आप दुश्मन ही कहोगे। दुश्मन का काम दुश्मन करेगा। हमारा काम था समाज को तैयार करना दुश्मन का सर कुचलने के लिए। छोड़ो, इतना छोड़ो, कम से कम इतना ही अगर किया होता कि जो अधिकार संविधान में हमको मिले, वो अधिकार बचाने का काम अगर पढ़े लिखे लोगों ने किया होता, जिनको संविधान के द्वारा ये अधिकार मिले, अगर इतना भी हम लोगों ने किया होता, तो भी अधिकार सुरक्षित होते। जो बातें आपको बताई जा रही, अगर इतना भी किया होता। अभी मैं 11 दिसंबर से इधर हूं। मैं एक उदाहरण कार्यक्रमों में देते रहता हूं कर्मचारियों को, बुद्धिजीवी लोगों को, कि भाई समाज के नाम पर नौकरी मिली तो 24 घंटे में से 22 घंटे अपने निजी जीवन के लिए लगा लो, लेकिन 2 घंटे जिसके नाम पर मिली और खा रहे हो उसके लिए 2 घंटे दो। 7 दिन होते एक सप्ताह के, 6 दिन परिवार के लिए लगा लो, लेकिन 1 दिन समाज के लिए दो, क्योंकि नौकरी, शिक्षा,
समाज के नाम पर मिली, उसको दो। चलो ये काम नहीं किया, लेकिन हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने अगर इतना ही काम किया होता कि जिस गांव में पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, जिस कौम में पैदा हुए और अधिकार की बदौलत अधिकारी बने, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने, अगर उन्होंने इतना ही काम किया होता कि अपने उस गांव में जाकर, उस जाति में जाकर अगर सिर्फ इतना ही बताए होते कि मैं डॉक्टर कैसे बना, मैं वकील कैसे बना, मैं इंजीनियर कैसे बना, तो हमारे समाज के गांव देहात के बच्चे मोटिवेट हो जाते। क्या कर्मचारी ने ऐसा किया? गांव से शहर में आया, शहर में आकर बंगला बांधा, क्या वो अपने गांव की तरफ, जाति की तरफ, समाज की तरफ मुड़कर देखा? देखा ही नहीं। अगर इतना भी करता तो वो गांव के लोग, वो छोटे छोटे बच्चे मोटिवेट हो जाते। ऐसा नहीं किया। इतना तो भी काम किया, वो भी हमारे लोगों ने नहीं किया। मैं अधिकार बचा कर रखने की बात कर रहा हूं, वो भी नहीं किया। समाज के नाम पर जो अधिकार मिले, इसके लिए 24 घंटे में 2 घंटे देने का मामला, वो भी नहीं किया। सप्ताह में 6 दिन परिवार के लिए, 1 दिन समाज के लिए नौकरी उनके नाम पर मिली, क्योंकि हम लोगों ने सर्टिफिकेट जोड़े, जाति के, समाज के कैटेगरी सारे सर्टिफिकेट जोड़े ना, तब ना मिली नौकरी। आप मेरिट में आए, इसी वजह से नौकरी थोड़ी मिली। अगर उस वजह से मिली तो सर्टिफिकेट क्यों जोड़े? अगर इतने विद्वान थे तो सर्टिफिकेट नहीं जोड़ने चाहिए थे। लोग बोलते हैं ना, समाज हमको क्या देता है? जो समाज का काम करे, ये देता है समाज। ये अधिकार सोसाइटी ने हमको दिया। अगर किसी को नौकरी नहीं है और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, ये अधिकार सोसाइटी ने दिया। लेकिन वो बचाने का काम हम लोगों ने नहीं किया। वो बचाने का काम हम लोगों ने नहीं किया। इस वजह से क्या हुआ कि 1990 में एलपीजी भारत में आया और एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट का प्राइवेटाइजेशन हुआ। अब रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। उस गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट में रूपांतरण किया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया। इस वजह से भूमि अधिग्रहण कानून आया, आज खेती समाप्त हो रही है। इस वजह से भारत में एनआरसी आई। अब हम लोग इस देश के मूल निवासी है, अभी हमको नागरिकता साबित करनी होगी। हम इस देश के मूल निवासी, अब हमको नागरिकता साबित करनी होगी। और ये कौन पूछ रहा है? सरकार पूछ रहा है। सरकार मतलब कौन? अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी किसकी है? ब्राह्मणों की पार्टी है। ब्राह्मण कौन है? विदेशी है, जो खुद विदेशी है, वो हमको कह रहा है नागरिकता साबित करो। क्या करोगे? किसी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत इसका हल है एनआरसी का? किसी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत हल है एनआरसी का? नहीं है। उनको बोलो समाज का काम करो, ना, समय नहीं है। अब एनआरसी आएगी ना, लाइन में खड़ा होगा अब, नहीं तो दौड़कर अभी हमारे पास आएगा कि मुझे बचाओ, ऐसा हो रहा है, मुझे बचाओ। क्यों बचाओ आपको? नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन आपको क्यों बचाए? चलो, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्या काम किया सोसाइटी के लिए जिसके लिए आपको बचाया जाए? नहीं, मेरे से गलती हुई। अच्छा, अब तेरी आंखें खुली 2020 में, अभी 21 शुरू हुआ। 10 साल से पीछे लग रहे, चलो काम करो भाई, काम करो, कम से कम अपने एरिया में तो कारवा बढ़ाओ। समय नहीं है। जैसे ही एनआरसी आया, अभी डॉक्यूमेंट जमा करना, तैयार करना अभी शुरू कर दिया हमारे लोगों ने। जो बातें बताई जा रही,
ये बातें आप लोगों को इसलिए बताई जा रही है कि ये जो अधिकार मिले, ये सोसाइटी के नाम पर हम लोगों को अधिकार मिले, जो 1950 के पहले हमारे समाज में नहीं था। जब ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखी तो हम लोगों को ब्राह्मणों ने किसी भी प्रकार का कोई अधिकार ब्राह्मणों ने नहीं दिया, लेकिन उससे आगे हमारे लोगों के साथ में अछूत का व्यवहार किया, शूद्र का व्यवहार किया और एक समूह को जंगल की ओर खदेड़ दिया हजारों साल पहले, जो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूरसंचार साधनों से हजारों सालों से वंचित रहा, जिनके बुद्धि का अभी तक विकास नहीं हुआ, वो आदिवासी समाज। यानी ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिखी, उनके बाप जादों ने मनुस्मृति लिखी, हमको अधिकार से वंचित रखा। वंचित तो रखा ही, लेकिन हमको वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में हमारे साथ उच्च नीचता का व्यवहार किया। ये व्यवहार ब्राह्मणों के बाप जादों ने किया। लेकिन हमारे बाप ने जब संविधान का निर्माण किया, किसी के पास पेन है? हमारे बाप ने जब संविधान का निर्माण किया तो ये वर्ण व्यवस्था थी। ये जो है ना इत्तू सा टोक दिख रहा है ना, ये है ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई तो ये खड़ी वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एससी एसटी अति शूद्र, ये खड़ी वर्ण व्यवस्था हमको दबा कर रखा नीचे। हम दबे कुचले लोग हैं, हम दुखी लोग हैं, हम शोषित लोग हैं, हम पीड़ित लोग हैं। शूद्र, अति शूद्र, ये दबे कुचले लोग हैं। ऐसा दबा कर रखा। ये ब्राह्मणों ने मनुस्मृति बनाई और मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था जब बनाई ऐसा रखा। लेकिन हमारे बाप ने जब संविधान का निर्माण किया तो ब्राह्मणों को नीचे नहीं गिराया। ध्यान रखो, बहुत खास बात। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, हमको नीचे दबा कर रखा, लेकिन हमारे बाप ने जब संविधान का निर्माण किया तो हमारे बाप ने ब्राह्मणों को नीचे नहीं दबाया, बल्कि दबे हुए लोगों को उठाया। मामला समझ में आ रहा है? ब्राह्मण ऊपर है, इनको ऐसा नीचे नहीं दबाया, बल्कि जो दबे हुए लोग थे, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, ये देखिए, दबे हुए लोगों को ऐसा ऊपर उठाया। और ऊपर उठाकर ऐसा नहीं किया तो इक्वेलिटी का अधिकार दिया, जो ब्राह्मणों के बाप जादों ने नहीं किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने ये इक्वेलिटी का अधिकार दिया। कौन सा अधिकार दिया? अगर ब्राह्मण आईएएस अधिकारी बन सकता है, अछूत भी बन सकता है। समझ में आ रहा है? अगर अंबानी को वोट का अधिकार होगा तो टोटो चलाने वाले को भी होगा। इक्वेलिटी। अगर अंबानी के वोट के अधिकार की ताकत और कीमत जितनी होगी, उतनी टोटो चलाने वाले वोट के अधिकार की ताकत होगी। यह इक्वेलिटी का अधिकार दिया है। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही, इतना गंभीर मामला है। ये अधिकार हम लोगों को संविधान में मिले, महापुरुषों के आंदोलन की वजह से मिले, और ये अधिकार समाज के नाम पर मिले। लेकिन हम लोगों ने लगाया परिवार के लिए 100% लगाया। इस वजह से सारा सत्यानाश हुआ। इस वजह से क्या हुआ? नाम हम लोग अधिकार को बचा पाए और ना हम लोग संविधान को बचा पाए। अब संविधान खत्म हो चुका है, एक अधिकार बचा हुआ है। पूरा संविधान समाप्त हो चुका है, सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है, और वो अधिकार है बोलने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। बाकी संविधान तो ऐसे ही खत्म हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं संविधान समाप्त तो हो चुका है, सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है, वो भी अधिकार बोलने का अधिकार।
अगर ये बोलने का अधिकार अगर समाप्त हो जाए तो आप अंदाजा लगाइए परिस्थितियां हमारे साथ क्या हो सकती है। आज बोलने का अधिकार है तो भी पुलिस स्टेशन में हम SC ST OBC की माइनॉरिटी की FIR तक दर्ज नहीं की जाती। अगर बोलने का अधिकार खत्म हो जाए तो संविधान में अभी सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है, इतना ही ध्यान रखो, अभी बाकी तो सारे खत्म हो चुके हैं। ये आंदोलन की बदौलत हुआ, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बदौलत संविधान का निर्माण हुआ। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बदौलत हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले। राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बदौलत हम लोग चपरासी से कलेक्टर बने। ये कभी मत भूलना, ये किसी एक जाति के आंदोलन की वजह से नहीं, ये किसी एक प्रांत के आंदोलन की वजह से नहीं, ये किसी जिला या तहसील के आंदोलन की वजह से नहीं। ये जो अधिकार आपको मैं बता रहा हूं, ये अधिकार मिले हमको राष्ट्रव्यापी आंदोलन की वजह से, राष्ट्रव्यापी संगठन की वजह से। हमें भी अगर अधिकार को बचाना है, हुक्मरान बनना है, तो सबसे पहले हमारे अंदर सोच डेवलप करनी होगी कि हमें भी राष्ट्रव्यापी संगठन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्माण करना होगा। सोच पहले निर्माण करनी होगी। विचार में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन नहीं होगा। आपके अगर ये विचार में परिवर्तन नहीं रहेगा तो जाति का गर्व महसूस करोगे। अगर आपके ये विचार में अगर परिवर्तन नहीं रहा तो जाति का गर्व महसूस करोगे, और जाति गर्व भाव से समाज जागृति नहीं होती। जाति ये ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का हथियार है। जाति दुनिया में कहीं पर जाति नहीं, भारत में जाति है, और ये जाति ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का हथियार है। ब्राह्मणों ने जाति बनाई और ब्राह्मणों ने कहा भगवान ने जाति बनाई। अगर जाति भगवान ने बनाई, अगर दुनिया में कहीं पर जाति नहीं, तो भगवान को अमेरिका लंदन में पैदा होने के लिए क्या तकलीफ हुई थी? उधर जाति नहीं है। क्या फिर हम लोग ऐसा समझे कि भगवान को भारत के बाहर कौन से देश है इसकी जानकारी नहीं थी? क्या हम लोग ऐसा समझे कि भगवान के पास पूरे वर्ल्ड का डेटा नहीं था? क्या हम लोग ये समझे कि भगवान के पास कोई मैप नहीं था कि इस सृष्टि में भारत के अलावा भी और अन्य देश है? क्या इसकी जानकारी भगवान के पास नहीं थी? अगर आर्टिफिशियल भगवान होंगे तो बिल्कुल नहीं थी। जो ब्राह्मणों ने बनाए हुए भगवान अगर होंगे तो नहीं थी। मैं 200% कहता हूं कि भगवान के पास बिल्कुल यह जानकारी नहीं थी कि भारत के अलावा कोई अन्य देश है। आप बोलेंगे ये भगवान के ऊपर इतना बड़ा आरोप, ये इतना बड़ा आरोप, आप सोचेंगे। मैं बोल रहा हूं कि ये भगवान के पास बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि भारत के अलावा कोई अन्य देश है, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये कह रहा हूं मैं क्यों? इसका जवाब ही भगवद गीता में लिखा हुआ है। वो कहते हैं ना, सभी समस्या का समाधान भगवद गीता में। तो भगवद गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब भारत पर संकट आएगा तब मैं आऊंगा। क्यों? अमेरिका पर आया था तब नहीं आया, जापान पर आया था तब नहीं आएगा, है? बांग्लादेश पर आएगा संकट तब नहीं आएगा। इसका मतलब उनको जानकारी होगी तब ना कहेगा। जानकारी भारत के बारे में थी इसलिए लिखा भारत के बारे में। अगर दुनिया के बारे में होती तो लिखता कि दुनिया में अगर संकट आएगा मानव सृष्टि के ऊपर तो मैं आऊंगा। लिखा ही नहीं। ब्राह्मणों ने प्रचार किया जाति भगवान ने बना ही दुनिया में कहीं पर भगवान नहीं है,
भगवान विषमतावादी नहीं होते, भगवान सब समतावादी होते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक होता है। अगर सबका मालिक एक है तो जाति 6743 क्यों बनाई? अगर सबका मालिक एक है तो विदेश में जाति नहीं, भारत में जाति क्यों बनाई? फिर दूसरा, ब्राह्मणों का ये झूठ पकड़ा गया तो ब्राह्मणों ने प्रचार किया जाति कर्म से बनी। कर्म का मतलब क्या? जो चमड़े का काम करता है उसको चमार कहा गया, जो कपड़े धोने का काम करता है उसको धोबी कहा गया, जो कपड़े सिलाने का काम करता है उसको दर्जी कहा गया, और जो मटके बनाने का काम करता है उसको कुम्हार या प्रजापति कहा गया। अमेरिका में भी मटके बनाने वाले लोग हैं, पानी पीने वाले लोग हैं, मटके बेचने वाले लोग हैं, कुम्हार या प्रजापति नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े धोने वाले लोग हैं, लेकिन धोबी नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े सिलाने वाले लोग हैं, लेकिन दर्जी नाम की जाति नहीं। इससे सिद्ध होता है कि कर्म से भी जाति नहीं बनी। फिर जाति कहां पर है? तो जाति जानवरों में, घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है। ये जाति जानवरों में, घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, इनको एक ही नाम है जानवर। सही कह रहा हूं? घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, कुत्ता, बकरी, इनको एक ही नाम है जानवर। और इसीलिए घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। जानवर के आकार, प्रकार, स्वरूप से पहचान लेते हो ये किस जाति का जानवर है? क्या इंसान के आकार, प्रकार, स्वरूप से पहचान लोगे ये किस जाति का है? ये ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी। ये ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रियों के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्य के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है। लेकिन घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। जानवरों में जाति है, इंसान में जाति नहीं है। ये जाति कब बनाई और किसने बनाई? ये जाति बनाई एक पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने, जब मौर्य साम्राज्य का 10वां सम्राट बृहद्रथ की हत्या हुई, उसके बाद में जातियों का निर्माण हुआ। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं हैं, हम जातियों में बांटे हुए लोग हैं। भारत में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, और 3.5% ब्राह्मणों ने इस देश में बहुत बड़ा विभाजन किया, और इस विभाजन का नाम है जाति व्यवस्था। इसलिए कहा कि जाति ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का हथियार है। इस वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, यही हथियार उनका है कि हम लोग इकट्ठा ना हो। यह उदाहरण काय के लिए बताया? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया वो एक जाति का आंदोलन नहीं था, एक क्षेत्र का आंदोलन नहीं था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, राष्ट्रव्यापी संगठन था, राष्ट्रव्यापी नेतृत्व था। तब जाकर हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले। अगर आप आजाद होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को आजाद करो, नहीं तो काम ही मत करो। सबसे पहले अपने दिमाग को आजाद करो। क्या आजाद करो? कि अगर आजादी चाहते हो तो आपकी सोच राष्ट्रव्यापी होनी चाहिए। आजादी अगर चाहते हो तो आपकी सोच जो है देशव्यापी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच जाति व्यापी, प्रांत व्यापी, भाषा व्यापी होगी तो आप आजादी का आंदोलन नहीं चला सकते। जब चला ही नहीं सकते तो समाज को मूर्ख बनाने का मामला नहीं होना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं, फिर काम छोड़ दो। जिनको बात समझ में आई, अगर वो सोच, ये राष्ट्रव्यापी सोच,
बनाकर अगर काम नहीं करेगा, क्षेत्रीय सोच बनाएगा, जातीय सोच बनाएगा, भाषावादी सोच बनाएगा, तो आप राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला नहीं सकते। पूर्व शर्त है आंदोलन की, आपकी सोच राष्ट्रव्यापी होनी चाहिए, आपकी सोच देशव्यापी होनी चाहिए। यह अधिकार हमको मिले, यह आंदोलन की बदौलत अधिकार मिले। आजाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ। अगर गांधी जी अगर सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे, तो फिर हमारे लोगों को संख्या के अनुपात में टिकट क्यों नहीं दी? अगर गांधी जी सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे, तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, फिर 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने 3.5% ब्राह्मणों को 3.5% टिकट क्यों नहीं दी, बल्कि नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटा दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लेकर गए। 47%। और ब्राह्मणों ने ऐसे कानून बनाए कि देश को चलाने की जो यंत्रणा है, विधेयपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, प्रचार प्रसार माध्यम मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में, ये देश को चलाने के 4 महत्वपूर्ण पिलर। विधेयपालिका में जो आप सांसद चुनवा कर भेजते हो, वो विधेयपालिका में जाता है। सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, जस्टिस को नहीं है। अनपढ़ होगा सांसद तो भी उसको संविधान ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट है, इस वजह से कानून नहीं बना सकती। कानून बनाने का अधिकार, अथॉरिटी ऑफ पावर, पार्लियामेंट। आज 73-74 साल हो गए देश आजादी को। देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए, ध्यान रखो, मैं देश आजादी की बात कर रहा हूं। इसलिए हम कहते हैं तथाकथित आजादी, इनको मानते ही नहीं आजादी। आज देश आजादी को 74 साल चल रहा है। इस 74 साल में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बीजेपी का चल रहा है। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। कांग्रेस किसने बनाई? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी। चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी बंगाल के ब्राह्मण, आगरकर, गोखले, तिलक महाराष्ट्र के ब्राह्मण। ब्राह्मण बंगाल का हो या महाराष्ट्र का, जम्मू कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का, ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। लेकिन हमारे लोग तो उससे भी धुरंधर है, बहुत धुरंधर है। वो जम्मू का होगा, कन्याकुमारी होगा, ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य एक है, क्या है? राज करना। कैसे? गधे बनाकर, बेवकूफ बनाकर। तो जम्मू का भी ब्राह्मण होगा ना तो भी बनाता है, कन्याकुमारी का होगा तो भी बनाता है। और हमारे लोग, अरे नहीं वो अपना नहीं है, वो फला है। अरे है तो शेड्यूल कास्ट ना, अरे वो उसकी अलग जाति है। हमारे लोग, मामला समझ में आ रहा है? खेल समझ में आ रहा है? मैंने इसलिए ब्राह्मण का उदाहरण दिया। जम्मू का ब्राह्मण होगा तो भी, और कन्याकुमारी का ब्राह्मण होगा तो भी, उसकी सोच कौन सी? देश पर राज करना है। कैसे? गधे बनाकर, बेवकूफ बनाकर। मैं इधर गया, ये बांकुड़ा, और बांकुड़ा के पास में शिलान्यास है सम्राट अशोक का, सुसुनिया पहाड़ पर। बराबर कह रहा हूं? थोड़ा सीख रहा हूं, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन जो है आपके बांग्ला की तो मुझे बहुत दिक्कत देती है, बट मैं सीख रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है मैं बोलना नहीं सीखूंगा, उसके लिए थोड़ा रहना पड़ेगा। समझना तो जल्द सीख जाऊंगा। अब इधर ही हूं 6 महीने, सीख जाऊंगा। नहीं सीखूंगा तो ट्रेनिंग लूंगा। है कृष्णा टुडे जी इधर ही डेली वीडियो कॉल करते रहेंगे, ट्रेनिंग लेते जाएंगे। लेकिन जरूर इधर 6 महीना रहना है ना। मैं उधर गया, कार्यकर्ताओं ने बताया चलिए नए भगवान की मुलाकात करा देते हैं। तो बोला चलिए। तो बोले ये क्या है?
तो मैं बोला ये भगवान श्री का दिख रहा है, कुछ होगा, ब्राह्मणों ने बनाया होगा। बोले ये स्तंभ है, अशोक स्तंभ। तो बोला क्या हुआ? बोले इसको नरसिम्हा बताया है। वो सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ और उसको क्या बताया? नरसिम्हा। और क्या हुआ? तो बोले इस एरिया में ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ इक्का दुक्का घर है और उनकी संख्या भी मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 है। और वो 8-10 ब्राह्मण यहां पर अपना डेरा डालकर बैठे हुए हैं और सबको बेवकूफ बना रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं। मैंने कहा रेवनी कितनी है प्रतिदिन? तो रेवनी कम से कम उस एरिया की मिनिमम 50,000 के आसपास है। रेवनी मतलब डेली की इनकम। अब ये पैसा हमारा है, पैसा हमारा, हम लोग जा रहे, दक्षिणा दे रहे, तो ब्राह्मण को रोज मजूरी करने की जरूरत है? नौकरी करने की जरूरत है? जब उनके बाप जादों ने टाइम टैलेंट मनी इन्वेस्ट किया है हमको गधे बनाने के लिए, उनके बाप जादों ने, तो आज के ब्राह्मणों को मेहनत करने की जरूरत है क्या? अगर आप टाइम टैलेंट मनी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे भी बदतर गुलामी में जाएगी। अगर चाहते हो वो एंजॉय करे तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। ब्राह्मणों के बापजादों ने किया, ब्राह्मण एंजॉय कर रहे। हमारे महापुरुषों ने टाइम टैलेंट मनी इन्वेस्ट किया, हमको अधिकार मिला। मिला या नहीं? करना होगा। अच्छा, बैंक में पैसे आप जो रखते हो खाते में, तो जिसके खाते में पैसे होते हैं ब्याज उसी को मिलता है ना। तो हमारे महापुरुषों ने टाइम टैलेंट इन्वेस्ट किया तो ब्याज उनको मिला क्या? बाबा साहब को कुछ मिला? नहीं मिला। ज्योतिराव फुले को कुछ मिला? नहीं मिला। शाहू महाराज को कुछ मिला? नहीं मिला। अच्छा, ये गरीब लोग थे क्या? लोग बोलते हैं ना गरीब भाई, इस वजह से चिल्ला रहा होगा, इस वजह से समाज की बात कर रहा होगा। ज्योतिराव फुले गरीब नहीं थे, फूलों का व्यापार था। अंबानी की आमदनी 1 रुपया थी, तब ज्योतिराव फुले की 10 रुपया थी। छत्रपति शाहू महाराज राजा थे ना। अब बैंक में हमारा SC ST OBC का मैनेजर होता है या नहीं? ऐसे बहुत सारे मैनेजर शाहू महाराज के कार्यकाल में नौकरी पर थे, तो उनको जरूरत थी? गरीब थी? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विलायत का एजुकेशन पढ़े लिखे थे, 5 नौकरियां छोड़ दिए थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर गरीब थे क्या? आप कहेंगे गरीब थे, नहीं थे। सूबेदार का लड़का था, बाप सूबेदार था। और सूबेदार कोई साधारण पोस्ट होती है क्या? अभी का सूबेदार साधारण पोस्ट होती है क्या? रामजी आम्बेडकर सूबेदार थे। जितने भी महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए, कोई गरीब था ही नहीं। मुझे नाम बताओ, हम इतिहास बताएंगे। कोई नहीं गरीब था। साथियों, विधेय पालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां, ब्राह्मणों की 5, कांग्रेस, बीजेपी, CPI, CPM, तृणमूल कांग्रेस। कांग्रेस बनी 28 दिसंबर 1885, चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक। उस कांग्रेस में नागपुर महाराष्ट्र का डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार नौकरी कर रहा था, कांग्रेस में काम कर रहा था। डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार महाराष्ट्र में विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था। यह 1935 तक जनरल सेक्रेटरी था और 1925 में इसने RSS बनाई। जब RSS बनाई तब 10 साल कांग्रेस का सेक्रेटरी था। इसका मतलब कांग्रेस ने रिलीज किया RSS बनाने के लिए एक व्यक्ति को। उस RSS में आपके बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो RSS को उस वक्त चलाते थे, उन्होंने 1951 में जनसंघ बनाया और उसी जनसंघ का नाम अटल बिहारी वाजपेयी ने, अडवाणी ने बीजेपी रखा, भारतीय जनता पार्टी रखा। यानी कांग्रेस ने RSS बनाई, RSS ने बीजेपी बनाई।
वामन मेश्राम साहब 42 साल से चिल्लाकर बता रहे कि कांग्रेस बीजेपी एक है, ये चचेरे भाई है, ये मौसेरे भाई है। हमारे लोग बोले कुछ भी बोलते, ऐसा थोड़ी है, एक दूसरे के विरोध में बोलते। उनको पूछो कहां बोलते, टीवी पर बोलते और पेपर में दिखता है भाई, एक दूसरे के विरोध में बोलते। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी एक हुई या नहीं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी एक हुई। आपके बंगाल से लगा हुआ आसाम, वहां पर कांग्रेस बीजेपी एक हुई। अभी महाराष्ट्र में सरपंच का चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र में प्रधान का चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र में सरपंच का, ग्राम पंचायत का। ऐसे महाराष्ट्र के बहुत सारे गांव है, मुझे रिपोर्ट मिल रहा है, जिस गांव में कांग्रेस और बीजेपी पैनल खड़े करने लायक नहीं है और कांग्रेस और बीजेपी एक होकर चुनाव लड़ रही है। यह विचारधारा अभी गांव-गांव तक पहुंच गई है। विधेय पालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बीजेपी का चल रहा है। अगर सत्ता में बीजेपी है, अपोजिशन में कांग्रेस होता है, थर्ड अपोजिशन भी कम्युनिस्टों का होता है। और आप जिनको अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए। मायावती जी यूपी तक सीमित, मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार बिहार तक सीमित, जीताराम मांझी बिहार तक सीमित, लालू यादव जी बिहार तक सीमित, चिराग पासवान बिहार तक सीमित, शिबू सोरेन झारखंड तक सीमित, अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित, छोटूभाई वसावा गुजरात तक सीमित, शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित, रामदास अठवले और प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र तक सीमित। जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए। हमारे समाज में कोई राष्ट्रीय लेवल का दल निर्माण ना हो, इसीलिए कांग्रेस ने खबरदारी दी और यूपीए गठबंधन बनाया। हमारे क्षेत्रीय दल यूपीए गठबंधन में काम करते, फिर बीजेपी ने एनडीए गठबंधन लाया, हमारे लोग एनडीए गठबंधन में काम करते हैं। यूपीए गठबंधन कांग्रेस का, एनडीए बीजेपी का। यूपीए में 33 घटक दल, एनडीए में करीबन 36 के आसपास घटक दल काम कर रहे हैं। हमारे नेता क्षेत्रीय नेता। आगे जाकर ब्राह्मणों ने हमारे नेता को जाति के नेता बनाए। मायावती जी चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादवों के नेता, नीतीश कुमार कुर्मी के नेता, जीताराम मांझी मुसर के नेता, लालू जी यादवों के नेता, चिराग पासवान अभी पासवान का नेता, शिबू सोरेन संताल का नेता, अर्जुन मुंडाओं का नेता, छोटूभाई वसावा भील का नेता, ये अपने शरद पवार जी मराठों का नेता, रामदास अठवले और प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र महारों का नेता। हमारे नेता जाति के नेता। लेकिन सोनिया गांधी देश का नेता, अडवाणी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, ममता बनर्जी देश का नेता, ज्योति बसु देश का नेता, अटल बिहारी वाजपेयी देश का नेता थे। हमारे नेता जाति के नेता, हमारे नेता क्षेत्रीय नेता। इसलिए मैंने कहा समस्या राष्ट्रव्यापी है, समस्या देशव्यापी है। आंदोलन बाद में होगा, सोच को बदलना होगा। अगर सोच आपकी क्षेत्रीय रही, सोच आपकी जाति को लेकर रही, सोच आपकी लैंग्वेज को लेकर रही, आप फाइट नहीं कर सकते। अगर ऐसी सोच रखने वाले कोई लोग हैं तो उनका कोई अधिकार भी नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए। हमें सोच को बदलना होगा। इसलिए तो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा विचार परिवर्तन ही हर परिवर्तन का मूल कारण है। विचार में परिवर्तन होगा तो आचरण में परिवर्तन होगा, आचरण में परिवर्तन होगा तो व्यक्ति में परिवर्तन होगा, व्यक्ति में परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन हुआ तो सत्ता में परिवर्तन होगा। व्यवस्था बाद का मामला है। विधेय पालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में हमारे नेता क्षेत्रीय नेता, जाति के नेता बन गए, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणों का नेता नहीं है, ब्राह्मण देश का नेता है। दूसरा पिलर कार्यपालिका, लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पिलर कार्यपालिका। कार्यपालिका में आईएएस अधिकारी होते, प्लानिंग कमीशन में
72% आईएएस अधिकारी ब्राह्मणों के आरक्षण के आंदोलन के लिए, रिजर्वेशन के आंदोलन के लिए एससी एसटी ओबीसी लोग मरे, शहीद हुए। महाराष्ट्र के मराठा हुए, गुजरात के पटेल हुए, राजस्थान के गुर्जर हुए। एससी एसटी ओबीसी लोग मंडल, एससी एसटी के लोगों ने मंडल का आंदोलन चलाया, शहीद हुए। ब्राह्मणों ने एक लकड़ी तक नहीं उठाई, 10% रिजर्वेशन मिल गया। मिला या नहीं? 10% रिजर्वेशन मिला। अब मैं कह रहा हूं कार्यपालिका में 72% ब्राह्मण है, अभी 10 मिला, 82% ब्राह्मण अभी कार्यपालिका में रहेंगे। न्यायपालिका में 98% जज ब्राह्मणों के, 36 में से 33 जज सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण, हाई कोर्ट के 600 जजेस होते, 582 जज ब्राह्मणों के, 18 जज एससी ओबीसी माइनॉरिटी। और भारत के इतिहास में अभी तक हाई कोर्ट का आदिवासी का जज नहीं बना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे टीवी चैनल ब्राह्मणों के, प्रिंट मीडिया में सारे पेपर ब्राह्मणों के, ट्रेडिशनल मीडिया में आप महाराज कहते हो, वो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूर्णकालीन प्रचारक है, घूमते रहते हैं, उनकी कथाएं चलते रहती है। और चौथा मीडिया है वोकल मीडिया। इस देश में हम एससी एसटी ओबीसी की 4,500 बोली भाषा बोली जाती है, हमारे बोली भाषा को मान्यता नहीं है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, 3.5% ब्राह्मण ग्रंथ भाषा लिखता है, ग्रंथ भाषा बोलता है, उनकी भाषा को मान्यता है, हमारी भाषा को मान्यता नहीं है। जो बातें बताई जा रही, ये देश को चलाने के 4 पिलर ब्राह्मणों के नियंत्रण में चले गए। इस वजह से क्या हुआ, ना शेड्यूल कास्ट की समस्या का समाधान हो रहा है, आज भी उनको दलित के नाम पर मारा जा रहा है, अछूत के नाम पर मारा जा रहा है, बहु बेटियों की प्रतिदिन अत्याचार किया जा रहा है। आदिवासी 5वीं एवं 6वीं अनुसूची अभी तक लागू नहीं हुई, 74 साल हो गए। लागू करना तो दूर, अमल करना तो दूर, अमल नहीं हो रही है। लागू तो 26 जनवरी 1950 से ही है, लेकिन अमल अभी तक नहीं हो रही है। अमल अभी तक नहीं कर रहे हैं, बल्कि 1971 से आदिवासियों को पुनर्वसन के नाम पर उनका विस्थापन कर रहे हैं। धरण प्रकल्प, नदी प्रकल्प, चित्तल प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, गेंडा प्रोजेक्ट, नेशनल पार्क, नेशनल कॉरिडोर, सेज, भूमि अधिग्रहण, ऐसे कानून बनाकर आज आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से विस्थापित कर रहे हैं। अगर आदिवासी जल जंगल जमीन से विस्थापित होगा तो क्या होगा? 2 बातें होगी। नंबर, पहली बात, आदिवासी का शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया हो जाएगा। पहली बात तो नॉन शेड्यूल एरिया हो जाएगा, क्योंकि शेड्यूल एरिया है तो संविधान में लिखा हुआ है आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते, ये तो शेड्यूल एरिया में। पहले तो वो नॉन शेड्यूल एरिया घोषित होंगे, और जैसे ही आदिवासी का वहां पे पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन होगा तो आदिवासी मूल पहचान समाप्त खो देगा, उसके कल्चर, उसका कस्टमरी लॉ खत्म हो जाएगा। और संविधान में अधिकार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को 3 चीजों से मिला है। फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड रिकॉग्नाइज, देन राइट्स। अगर आइडेंटिटी ही समाप्त हो जाए तो राइट्स कहां से मिलेंगे? कहां से मिलेंगे राइट्स? पूरा मामला ही चौपट होगा। इस देश में ओबीसी की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जानवरों की गिनती करते, ओबीसी की नहीं कर रहे। अगर ओबीसी की गिनती होती तो ओबीसी का आंकड़ा बाहर आता। अगर ओबीसी का आंकड़ा बाहर आता तो उनको संख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन मिलता, बजट मिलता। आंकड़ा बाहर ना आने की वजह से
ना उनको संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिल रहा है और ना बजट मिल रहा है। बजट ये पैसों का मामला है, खाते में जमा होता है, लेकिन भारत में ओबीसी के नाम पर कोई अकाउंट नहीं है। और ओबीसी का अकाउंट ब्राह्मणों के नाम से ओपन है, उसका नाम है हिंदू, उसका ठेकेदार तो ब्राह्मण है। ओबीसी का अकाउंट हिंदू के नाम पर है और हिंदू का ठेकेदार ब्राह्मण है। ओबीसी का खुद का अकाउंट नहीं है। इस वजह से ओबीसी के लिए सेंट्रल से, स्टेट से कोई बजट अलोकेटेड नहीं किया जाता। जब बजट ही नहीं दिया जाता तो ओबीसी का विकास एवं कल्याण कहां से होगा? 52% ओबीसी, ये 1931 का आंकड़ा है। आज अगर 2021 में गिनती होगी तो भारत में ओबीसी कम से कम 65% के आसपास ओबीसी है। अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती होगी तो ओबीसी की संख्या बाहर आएगी और ओबीसी को संख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी क्या हो रहा है? 52% ओबीसी, 27% रिजर्वेशन, उसमें भी क्रीमिलियर लागू किया। ये क्रीमिलियर क्या है? जिनको दांत है उनको चने नहीं दिया और जिनको दांत नहीं है उनके सामने चने रख दिया, खाओ। यह है क्रीमिलियर। मंडल लागू होने के पहले 3% ओबीसी रिजर्वेशन में था, मंडल लागू हुआ, आज 5.2% ओबीसी है, मतलब 2% बढ़ा। क्रीमिलियर ने ओबीसी का सारा सत्यानाश कर दिया। 315 बच्चे 2015 में ओबीसी के आईएएस के लिए सिलेक्ट हुए, ट्रेनिंग हुई, सब कुछ हुआ, अभी ज्वाइनिंग बाकी थी। नरेंद्र मोदी ने क्रीमिलियर लगाकर रिजेक्ट कर दिया। जो खा सकता है, जो चबा सकता है, चने नहीं दिया। जो कुछ भी नहीं कर सकता है, दांती नहीं है, चने रख दिया। यानी जो बच्चा महाविद्यालय में ओबीसी का पढ़ रहा है, जो बच्चा हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा है, उस बच्चे को कहा आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। और जो बच्चा अनपढ़ है, अशिक्षित है, गांव देहात में है, उनको कहा इनको मिलेगा। ये क्यों बता रहा हूं? ये देश को चलाने की यंत्रणा 3.5% ब्राह्मणों के हाथ में जाने की वजह से ना शेड्यूल कास्ट की समस्या का समाधान हो रहा है, ना शेड्यूल ट्राइब, ना ओबीसी। मुसलमान, गुलाम भारत में अंग्रेजों का राज था, मुसलमानों की बेहतर परिस्थिति थी, बेहतर परिस्थिति थी। 33% मुसलमान आईसीएस अधिकारी था। आज 72 परिस्थिति पर आ गए मुस्लिम लोग, 1.5% शासन प्रशासन में। पहले बेहतर थे, अभी 72 जिंदगी जी रहे। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस, ये अंग्रेज काल में था। आज जो आईएएस है ना, वो पहले आईसीएस हुआ करता था। 33% मुसलमान थे, बेहतर परिस्थिति थी। आज 1.5% मुसलमान शासन प्रशासन में। ऐसा क्यों? गुलाम भारत में अच्छी परिस्थिति थी, आज आजाद भारत में मुसलमानों की 72 परिस्थिति क्यों निर्माण हुई? उसका कारण है, गुलाम भारत में मुसलमान मजलूमों के साथ थे, इस वजह से बेहतर परिस्थिति थी। आजाद भारत का मुसलमान मजलूमों के साथ खड़ा नहीं है, आजाद भारत का मुसलमान जालिम के साथ खड़ा है। जिस जालिम को उन्होंने शासक बनाया और 55 साल सिंहासन पर बिठाया कांग्रेस को, उसी कांग्रेस के कार्यकाल में 63,000 फसाद हुए और 52,000 मुस्लिम नौजवान जेल में गए, जो अभी भी जेल में सड़ रहे हैं। फिर भी कांग्रेस ने इतना सत्यानाश करने के बावजूद भी, बीजेपी ने इतना सत्यानाश करने के बावजूद भी, कम्युनिस्ट ने इतना सत्यानाश करने के बावजूद भी, मुसलमान कांग्रेस को कहता है सेकुलर है। मामला समझ में आ रहा है? अभी तक भूत नहीं उतरा। बंगाल के मुसलमानों को क्या लगता है? टीएमसी सेकुलर है। क्यों? क्योंकि टीएमसी वाले मुसलमानों के एरिया में जाकर बोल रहे हैं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी को रोकना होगा, ऐसे डरा रहे हैं। इस बंगाल में
गवर्नमेंट कहता है 27% मुसलमान हैं, हमने जानकारी निकाली 30-35% मुसलमान हैं। बंगाल का मुसलमान निर्णायक है, चाहे किसी को भी सियासत पर बिठा सकता है, किसी को भी उतार सकता है, लेकिन निर्णय अगर उनका सही रहा तो हो सकता है, अगर निर्णय गलत रहा कुछ भी हो सकता है। और उनके 55 साल गलत निर्णय की वजह से सत्यानाश तो उनका हुआ, साथ में हमारा भी हुआ। मुस्लिम कौम ये निर्णायक कौम है, पूरे देश भर में निर्णायक कौम है, इसलिए उनको आदेश दिया गया कि मजलूम के साथ खड़े रहो, मजलूम को साथ दो। गुलाम भारत में मुसलमान मजलूमों के साथ थे, उसके 3 उदाहरण बताना चाहूंगा। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में 40% मुसलमान थे, तिजोरी के रखवालदार मुसलमान थे, अंगरक्षक मुसलमान थे। अंगरक्षक जानते हो, समझ में आया ना? अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। नहीं समझ में आया हुआ तो इंदिरा गांधी को पूछना पड़ेगा और उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी को मालूम है बॉडीगार्ड क्या होते हैं। अपनी जान की रखवाली छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुसलमानों के हाथ में दी। खजीनों के, तिजोरी मतलब खजीनों के रखवालदार मुसलमान थे। गुलाम भारत में मजलूमों को साथ दिया मुस्लिम भाइयों ने। दूसरा उदाहरण, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जब हमारे आजादी का, मूल निवासी बहुजन समाज के आजादी का आंदोलन जब चला रहे थे, तो ब्राह्मणों ने ज्योतिराव फुले के पिताजी को भड़काया, गलत जानकारी दी और कहा कि तुम्हारा बेटा अधर्मी है, धर्म के विरोध में काम कर रहा है। तो ज्योतिराव फुले के पिताजी गोविंदराव फुले ने ज्योतिराव फुले के सामने सवाल खड़ा किया, एक तो काम छोड़ दो, नहीं तो घर छोड़ दो। ज्योतिराव फुले ने घर छोड़ना पसंद किया, अपनी बीवी को लेकर गांव से पुणे में आए। पुणे में रहने के लिए SC ST OBC ने, किसी ने घर नहीं दिया, लेकिन पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में एक मुस्लिम व्यक्ति ने ज्योतिराव फुले को रहने के लिए घर दिया, स्कूल के लिए जगह दी, पढ़ने के लिए अपनी पोती दी फातिमा शेख, उस व्यक्ति का नाम है उस्मान शेख। मुसलमानों ने गुलाम भारत में मजलूमों का साथ दिया। तीसरा उदाहरण बाबा साहब आंबेडकर का। बाबा साहब महाराष्ट्र से आए, हारे, बंगाल में फजलुल हक की पार्टी थी, इस वजह से बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा में गए। गुलाम भारत में मुसलमानों ने मजलूमों का साथ दिया, इसलिए बेहतर परिस्थिति थी। आज आजाद भारत में जालिम के साथ खड़े होने की वजह से नुकसान मुसलमानों का भी हो रहा है और नुकसान हमारा भी हो रहा है। बाबा साहब आंबेडकर जो आंदोलन चला रहे थे, वो कोई अलग आंदोलन नहीं था, वो वही आंदोलन था जो मोहम्मद साहब चला रहे थे। और वामन मेश्राम साहब वर्तमान में जो आंदोलन चला रहे, वो कोई नया आंदोलन नहीं है। जो आंदोलन मोहम्मद साहब, बाबा साहब चला रहे थे, वही आंदोलन वामन मेश्राम साहब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद साहब का और बाबा साहब का कोई दूसरा आंदोलन नहीं था, एक ही आंदोलन था। बाबा साहब आंबेडकर जो आंदोलन चला रहे थे, वो कोई अलग आंदोलन नहीं था। मोहम्मद साहब के इंतकाल के वक्त उन्होंने 5 बातें बताई। नंबर 1, मोहम्मद साहब ने कहा, किसी भी तंजीम में यहूदी को मत लेना। यहूदी, जू और भारत का ब्राह्मण, ये तीनों की नस्ल एक है और तीनों भी इक्वेलिटी के विरोधी है, समता के विरोधी है। यहूदी, जू और भारत का ब्राह्मण, ये तीनों का DNA एक है। ये तीनों भी विषमतावादी है और ये समता के विरोधी है। मोहम्मद साहब ने कही कि किसी भी तंजीम में यहूदी को मत लेना। तंजीम मतलब संगठन,
बाबा साहब आम्बेडकर ने 4 दिसंबर 1956 में कहा, किसी भी संगठन में ब्राह्मणों को मत लेना। कोई अलग काम बाबा साहब आम्बेडकर का नहीं था, जो मोहम्मद साहब की विचारधारा थी उसको ही आगे था। मोहम्मद साहब ने दूसरी बात कही, इकरा करो। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, पढ़ाई करो, ज्ञान हासिल करो। मोहम्मद साहब ने तीसरी बात कही, जिहाद करो। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, संघर्ष करो। मोहम्मद साहब ने चौथी बात कही, मसावाद प्रस्तावित करो, इत्तेहाद कायम करो। और बाबा साहब आम्बेडकर ने समता और एकता लाने के लिए जिंदगी लगा दी। और मोहम्मद साहब ने आखिरी बात बताई, पांचवी बात बताई, जालिम का साथ मत दो, मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। और बाबा साहब आम्बेडकर ने दबे कुचले लोगों का, शोषित पीड़ित लोगों का आंदोलन चलाने के लिए अपने खुद के 4 बच्चे गवा दिए, बीवी गवा दी, खुद मर गए। मोहम्मद साहब का जो आंदोलन था वही आंदोलन बाबा साहब आम्बेडकर आगे चला रहे थे। इस्लाम में कहा जाता है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे और उसके बाद में दुनिया में कोई पैगंबर पैदा होने वाले नहीं है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे, दुनिया में कोई पैगंबर पैदा होने वाले नहीं है। लेकिन मैसेंजर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो मुसलमान ही हो। ध्यान रखो, अगर कोई मुस्लिम भाई सुन रहे होंगे तो जरूरी नहीं कि वो मुसलमान ही हो, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अगर ये भ्रम मुसलमानों में है तो निकाल दो, अल्लाह ताला पूरे कायनात का है और उस कायनात में हम भी SC ST OBC के लोग हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे, दुनिया में पैगंबर पैदा नहीं होंगे क्योंकि आखिरी मोहम्मद साहब थे। मैसेंजर कोई भी हो सकता है, ये लिखा हुआ है कि मैसेंजर कोई भी हो सकता है। हो सकता है उस वक्त मैसेंजर बाबा साहब आम्बेडकर थे और आज वामन मेश्राम साहब। ये अवसर है, ये अवसर है, मुस्लिम भाइयों को इस बात को ध्यान में रखना होगा और मजलूमों के साथ हम लोगों को खड़ा रहना होगा। अगर मजलूमों के साथ खड़ा रहकर अगर हम लोग ये आंदोलन खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम लोग आजाद हो सकते हैं। 4 बजने को 4 मिनट बाकी है, आखिरी बात बताऊंगा। इसलिए क्या करना होगा? 4 काम करने होंगे। नंबर 1 काम, दुश्मनों का चरित्र है कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से हमको गुलाम बनाता है, संगठित तरीके से गुलाम बना रहा है। हमें भी संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। अगर अलग अलग रहकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी पिटाई होगी। इसलिए यह लड़ाई हम लोगों को मिलजुल कर लड़नी होगी। तो पहली बात, अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम खुद भी गुलामी में जाएंगे और आने वाले हजारों पीढ़ियों की गुलामी में व्यवस्था बनाएंगे। तू भी एंट्री मार, तू भी मार, अगर अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ी तो। इसलिए ये लड़ाई हम लोगों को मिलजुल कर लड़नी होगी। ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं, जो नए लोग आए हैं उनके लिए भी बता रहा हूं। अगर कोई अन्य संगठनों के लोग यहां पर उपस्थित है इस कार्यक्रम में तो उनको एक मैसेज दे रहा हूं। आप अपना संगठन चला रहे हो, चलाओ। बाबा साहब ने अधिकार सबको दिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब समाज की गुलामी की समस्या का मामला है तो अपना डंडा झंडा और एजेंडा लेकर आप भी आओ, हम भी अपना डंडा एजेंडा लेकर आते हैं। ये लड़ाई अगर मिलजुल कर लड़ेंगे तो ताकत मजबूत होगी। संख्या 3.5% है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये एक काम करना होगा। दूसरा काम, समस्या पूरी देशव्यापी है, संगठन देशव्यापी होना चाहिए। तीसरा काम, समस्या पूरी 6743 जाति की है,
तो आपका संगठन 6743 जाति को जोड़ने वाला होना चाहिए, तो संभव है, नहीं तो नहीं। अभी 150 करोड़ पॉपुलेशन होगी 2021 में, सिर्फ मिनिमम 18 और मैक्सिमम 20 करोड़ लोगों को इकट्ठा करो, आजाद हो जाओ। 35 करोड़ लोक संख्या थी, पॉपुलेशन थी भारत की। गांधी ने 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया, 1 करोड़, तब कितनी थी? 35 करोड़। कितना इकट्ठा किया? 1 करोड़। 11.5 लाख अंग्रेज भाग गए। जब 11.5 लाख अंग्रेज 1947 में भागे, तब ब्राह्मण कितने थे मालूम है? 45 लाख। 50 लाख भी नहीं थे, आधे करोड़ भी नहीं थे। अभी कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा जितने होंगे ना, उनसे आधे लोगों ने तो विदेश का सिटीजनशिप लेकर रखा है और अपने बच्चों को भेज भी दिया है उधर, कि इधर धमाका होगा तो हम भी आ जाएंगे उधर। ब्राह्मण गिरगिट है, हम लोग कार्य करते वक्त अलर्ट रहना होगा। आजादी के बाद तो वो तो डीएनए कार्ड है अलर्ट के लिए, वो जारी करेंगे ना, तो वो डीएनए कार्ड अलर्ट वाला, लेकिन अभी भी अलर्ट रहकर काम करना होगा। यह हैरिया गैरिया नत्थु खैरिया का काम नहीं है। साथियों, 6 लाख गांव में इस आंदोलन को पहुंचाना होगा। आज 2.5 लाख गांव में यह संगठन कार्यरत है। 2.5 लाख गांव में 42 साल में वामसेप ने क्या किया? 31 राज्य का संगठन बनाया, 500 जिलों का संगठन बनाया, 4,500 तहसील में यूनिट है और 5,500 तहसील टोटल कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है। भारत में 55,000 ब्लॉक है, 22,000 ब्लॉक में यूनिट है। भारत में 7,20,000 गांव है, 2.5 लाख गांव में यूनिट है और 2014 से 3-3.5 लाख गांव तक हमारा कोऑर्डिनेशन है। 5 वामसेप के भवन है, 2 आपके बंगाल में हैं, 2 महाराष्ट्र में हैं, 1 उत्तर प्रदेश में है और 18 राज्य के लोगों ने जमीन दान दी है। 2 साल में वहां पर भी हम लोग वामसेप भवन बांधने वाले हैं। 196 ऑफिसेस है, कुछ खरीदे हुए हैं, कुछ किराए पर लिए हैं। 350 के आसपास 2 व्हीलर है, 46 4 व्हीलर है। 2 प्रिंटिंग प्रेस है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, जहां से मराठी पेपर और हिंदी पेपर छपता है। दैनिक मूल निवासी नायक डेली पेपर 7 भाषा में साप्ताहिक छपते, 2 मैगजीन छपते, 1 इंग्रजी और हिंदी, और 258 टाइटल की किताबें हम लोग छपवाते हैं। यहां पर भी किताबें मुझे दिखाई दी और हमने भी एक किताब लाई, एनआरसी। जो बातें आपको बताई जा रही। साथियों, गांव देहात से लेकर सेंट्रल तक 2000 पूर्णकालीन प्रचारक है जो घरदार छोड़कर काम कर रहे हैं। जिस दिन 10,000 पूर्णकालीन प्रचारक बन जाएंगे, 5,000 तहसील में शिफ्ट होंगे, तब समझ लेना आंख बंद करके आजादी अभी ज्यादा दूर नहीं। अगर 6 लाख गांव में अगर यह आंदोलन पहुंच जाता है, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 10 साल का समय है। इतनी बात ध्यान रखो, अभी ज्यादा समय नहीं है, 10 साल का समय है। यह आजादी हमको किसी भी परिस्थिति में 10 साल में ही करना है। जो ट्रैफिक जाम करना चाहते हैं, पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है, उसको आने दो, बाजू हो जा। अगर पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है तो ट्रैफिक जाम मत करो। हमारे एक गलती की वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद होने का मामला है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो खुद निकल जाओ, नहीं तो निकाल देंगे, 2 ही बातें हैं। बहुत खास बात समझा रहा हूं, आखिरी बात समझा रहा हूं। यह किसी के व्यक्तिगत आजादी का मामला नहीं है, यह हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के गुलामी से मुक्त करने का मामला है। अगर बुद्धा के बाद अगर अभी तक इस देश में अगर सामाजिक क्रांति नहीं हुई, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जाति में दलाल पैदा हुए। एक तो दलाल जाति को मैनेज करता है और हमारा समझदार कार्यकर्ता जाम लगा कर लगता है। तो दलाल में और इसमें क्या अंतर है?
बुद्धा के बाद में अगर भारत में क्रांति नहीं हुई ना, बुद्धा के बाद में, तो उसका एक ही कारण है, ब्राह्मणों ने हर जाति के अंदर दलाल पैदा किए हैं। वो दलाल चुनाव के दौरान अपने जाति को मैनेज करता है, ब्राह्मण जीत कर आ जाता है, ब्राह्मण राज कर रहा है। अभी सिर्फ 10 साल का समय है क्योंकि जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, उनकी उम्र 64 ईयर्स है। कितनी है? 64 ईयर। और कितने साल भाग दौड़ करवाओगे? 42 साल से आदमी काम कर रहा है। मां मर गई गया नहीं, बाप मर गई गया नहीं, भाई कौन है, भाई के बच्चे कितने हुए, कितने बड़े हुए, क्या हुए, उनका चेहरा कौन सा है, उस व्यक्ति को मालूम नहीं। इतनी जिंदगी उस व्यक्ति ने लगाई, 42 ईयर्स। कोई है क्या 1 साल इस काम के लिए घर से बाहर रहा, बीवी बच्चे से? कोई है इधर बैठा हुआ? 42 ईयर्स। नेतृत्व निर्माण होने के लिए सालों साल लग जाते हैं। आज हमारे समाज में, आज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, मान्यवर काशीराम साहब के बाद में अगर कोई लीडरशिप पैदा हुई तो मेश्राम साहब, और उनकी उम्र 64 ईयर्स। 10 साल का समय है साथियों। हम कह रहे हैं 10 साल में आजादी दिलाएंगे, तो 10 साल बाद तो दुश्मन का भी कैरेक्टर कुछ और रहेगा ना, है? अभी वो ट्रेन बेच दिया है, एयरपोर्ट बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है, तो 10 साल बाद और परिस्थिति चेंज रहेगी ना। समझ रहे हो या नहीं? संकट कितना आने वाला है। अभी 10 साल बचे हुए सिर्फ हमारे पास। 10 साल में किसी भी परिस्थिति में आजादी लेना है, मेश्राम साहब के कार्यकाल में ही आजादी लेनी है। इसीलिए मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्टली एक बात कह रहा हूं। आपके जिला में मनमुटाव हो सकते हैं, आपके राज्य में मनमुटाव हो सकते हैं, आपके घर में मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन आपके मनमुटाव की वजह से, गलती की वजह से समाज का नुकसान हो रहा है, आंदोलन का नुकसान हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं, ट्रैफिक जाम मत करो। पीछे वाले कोई हॉर्न बजा रहे हैं, जाने दो। बीमार है तो रेस्ट पर रहो कुछ दिन, रेस्ट पर आराम करो कुछ दिन। अगर कोई 10 साल 15 साल से ज्यादा चलते चलते थक गया होगा तो रेस्ट करो। जब आपको लगे अभी सही चल रहा है मामला, तब आ जाओ। हमारे एक गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और हमारे एक अच्छे कार्य की वजह से हम लोग आजाद होने वाले हैं। इसलिए 6 लाख गांव में आंदोलन को पहुंचाना होगा, और एक गांव में अगर 300 लोग तैयार किए तो 6 लाख गांव में 18 करोड़, 11.5 करोड़ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना। 18 करोड़ लोग, राजे बन जाओगे। और 18 करोड़ लोग एक ही दिन एक समय पर रोड पर उतरे तो देश की ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बंद हो जाएगी। आखिरी बात, चौथी बात बोला था, ये आखिरी बात, चौथी। कोई भी आंदोलन चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: टाइम, टैलेंट, मनी। इंसान को जीने के लिए जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से आंदोलन को चलाने के लिए निधि की जरूरत होती है। अगर दुश्मन के विरोध में आंदोलन चलाना चाहते हो, अगर दुश्मन से हम लोग सहारा लेते हैं तो दुश्मन इशारा करेगा, और उसका सहारा नहीं माने तो इशारा, अगर उसका इशारा नहीं माने तो सहारा निकाल देगा। अगर आप कांग्रेस से पैसे लेते हो तो कांग्रेस की बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप बीजेपी से पैसे लेते हो तो बीजेपी की बोली बोलनी पड़ेगी। अगर सीपीआई से पैसे लेते हो तो सीपीआई की बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप टीएमसी से पैसे लेते हो तो टीएमसी की बोली बोलनी पड़ेगी। अगर उनसे पैसे लेकर आंदोलन चलाओगे तो वो इशारा करेंगे, नहीं मानो तो सहारा निकाल देंगे। हमें खुद के बलबूते पर यह आंदोलन चलाना होगा। अगर आपको लगता है कि हमारी बोली चलनी चाहिए तो हमारे खुद के बलबूते पर यह आंदोलन चलाना होगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अपने कमाई का जितना भी हिस्सा, जो भी 100, 200, 500, 1000, 2000 जो भी जितना देना चाहिए, आप लोग साथ सहयोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।